हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ। 2021 का हमारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है एआईपीजीटी का, और अब जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए। और तैयारी क्या कर रहे हैं, तैयारी या तो अपनी उन्होंने शुरू की है, स्टार्टिंग फेज में है, या अभी तैयारी वो करने की सोच रहे हैं। तो ऐसी चीज के बीच में, ऐसी सिचुएशन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें नई आपको इसमें सीखने को मिलेंगी कि कैसे आप तैयारी को क्योंकि प्रिपरेशन सब स्टूडेंट्स करते हैं, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स करते हैं। सब एक तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, सब एक तरीके की स्टडी करते हैं। लेकिन वेरिएशन कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है, कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए अगर आप 2022 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना चाहिए। तो कुछ एक चीजें सीटिंग, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जब स्टार्टिंग फेज में वो तैयारी करता है कि मुझे सीटिंग कितनी देनी चाहिए, किस हिसाब की मैं सीटिंग रखूं। कई स्टूडेंट होते हैं जो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहते हैं, कई हैं जो संहिताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का आपका लेवल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो बेसिक चीज ये आती है कि हमारी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं तैयारी के आपके पैटर्न के ऊपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां हम ये कहें कि आपकी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए, तैयारी का आपका शेप क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर दिन में 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उस स्टूडेंट से बेटर पढ़ रहे हैं जो दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है। बेसिक जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ये आता है कि आपकी तैयारी का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इन एग्जाम के रिगार्डिंग, स्पेशली पीजी एग्जाम, पीजी एंट्रेंस एग्जाम या एआईपीजीटी के रिगार्डिंग आता है। तो हम बेसिकली कंसंट्रेट करने वाले हैं एआईपीजीटी के एग्जाम पे कि वहां आपको किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है और सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, वो आता है सीटिंग को लेकर के कि जब हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास 1 साल का टाइम है, इवन 1 साल का भी टाइम नहीं होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 9-10 महीने का मैक्सिमम टाइम हमारे पास है। तो उसी 9 महीने के टाइम के अंदर कितनी सीटिंग हम दें, ये इशू पता है कब आता है? ये इशू तब आता है जब हम लोग यूजी लेवल पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं। हमारी स्टडी जो है वो मेन एग्जाम को लेकर के, मेन एग्जाम पे कंसंट्रेटेड होती है। हमने कभी पीजी के बारे में सोचा ही नहीं होगा, और एक ट्रेंड हम लोग चला करके रखते हैं कि चल यार फाइनल ईयर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, फिर बस 1 साल रात दिन एक कर देना है हमें, और तब तक चलो ऐश करो, मस्ती करो। और फिर जब हमारे पास ये 8-9 महीने का टाइम बचता है, तब फिर हमारे अचानक कान खड़े होते हैं और फिर हम सोचते हैं यार कितनी सीटिंग हमें देनी चाहिए, कितनी सीटिंग पर आर, पर डे कितने आर हम सीटिंग करें, तब जाकर के हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो देखिए, सीटिंग इंपॉर्टेंट होती है निश्चित रूप से। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के, कोई एक चीज नहीं है, कोई एक रामबाण नहीं है, या एक कोई, आप जिसको कहें कि कोई एक कोई संजीवनी आपको नहीं मिलने वाली है कि जिस एक चीज को बेस बना करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर देंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जो स्टूडेंट जितने ज्यादा फैक्टर्स को फुलफिल कर पाता है, वो प्रिपरेशन के लेवल पे उतना ही ज्यादा आगे निकल करके जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सीटिंग कितना होना चाहिए। तो सीटिंग, कभी भी आप सीटिंग को एक साथ कंक्लूड नहीं करें। सीटिंग को आपको फ्रैक्शंस में करना चाहिए। फ्रैक्शन में करने का मतलब क्या हुआ कि आपको दो बड़ी सीटिंग नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं कि यार, एक तो मैं रात को सीटिंग लगाता हूं कि बस 8-9 बजे खाना वाना खा करके और फिर बैठ जाता हूं, फिर रात को मैं 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ता रहता हूं, और फिर दूसरी मैं सीटिंग लगाता हूं जी दिन में इतने बजे लगाता हूं। मेनली दो सीटिंग होती है। तो आप, सीटिंग का मतलब यह हुआ कि आप एक्चुअल में अपने माइंड के ऊपर कितना लोड देने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। और 24 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर आप जितना फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे, जितना फ्रैक्शन बनाएंगे, उतने फ्रैक्शन में आप चीजों को ज्यादा अंदर ग्रैब कर पाएंगे। है क्या कि दिन में 2-3 सीटिंग ऐसी होती हैं हमारी, एक पर्टिकुलर टाइम हर स्टूडेंट का अलग होता है जिसमें वो मैक्सिमम चीजों को ग्रैब करता है। कई स्टूडेंट
नाइट आवर्स में चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, उनका कंसंट्रेशन नाइट आवर में बनता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में यार 3-4 बजे मैं तो जल्दी सो जाऊं और 3-4 बजे मॉर्निंग में उठ जाऊं और उठ करके और फिर मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दूं। नॉर्मली फीमेल के साथ ऐसा होता है, उनको मॉर्निंग सिटिंग ज्यादा पसंद होती है। जो बॉयज होते हैं उनके साथ ही होता है, उनको नाइट सिटिंग ज्यादा पसंद होती है। तो आपको जो भी सिटिंग ज्यादा पसंद है, एक पर्टिकुलर टाइम हमेशा 24 आवर्स में ऐसा रहता है जहां पे हम स्पेशली चीजों को बहुत बेटर तरीके से ग्रैब कर पाते हैं। और वो जो टाइम है वो टाइम आपका 24 आवर्स के टाइम में सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। तो उस टाइम को आपको कहाँ यूटिलाइज करना है? उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है लर्निंग के प्रोसेस में, जिसमें आप चीजों को लर्न करने की कोशिश करें। जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है, उस पूरे दिन में पढ़े को आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे लर्न करना होता है। तो लर्निंग के लिए आप उस सिटिंग का प्रयोग करें, चाहे वो मॉर्निंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, चाहे वो लेट आवर्स है, चाहे दिन का कोई भी टाइम है। जब जिस टाइम पे सबसे ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बनता है, एक सिटिंग आपकी वो होनी चाहिए। दूसरी जो सिटिंग है, डिपेंड करता है, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग जो है वो आपकी 2 घंटे की होनी चाहिए, 3 घंटे की होनी चाहिए, कि 2.5 घंटे की होनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने कंसंट्रेशन को कितनी देर बना के रखते हो, जिस टाइम पे आप मैक्सिमम अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपकी बेस्ट सिटिंग होती है। चाहे वो 1 घंटे की है, चाहे वो 3 घंटे की है, चाहे वो 5 घंटे की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसको आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको खींचने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि यार जैसे स्टूडेंट नाइट में प्रिपरेशन करते हैं और उनको लगता है यार 1 बज गया, मुझे नींद आ रही है, तो वो धक्का किए जा रहा है, तो वो आपका सिटिंग का टाइम नहीं है। उस टाइम पे आपको सिटिंग नहीं देनी है। जितना आप इजीली ग्रैब कर सकें और जितना इजीली टाइम में, क्योंकि वो आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसमें मैक्सिमम आपको अपने माइंड का यूटिलाइजेशन करना होता है। दूसरी जो सिटिंग होती है, इस एक सिटिंग को छोड़ करके बाकी जो सिटिंग है, उस बाकी सिटिंग को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। यानी मैं ये मानता हूं कि 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम 3 to 4 सिटिंग का फ्रैक्शन आपका होना चाहिए। एक सिटिंग जो आपका लर्निंग आवर का सिटिंग है, लर्निंग आवर का सिटिंग मैंने आपको बता दिया, जो आपका टाइम बेस्ट, जिसमें आपका माइंड चल रहा हो, उस टाइम पे आप उस सिटिंग को बना करके रखें। बाकी जो आपकी सिटिंग है, वो बाकी सिटिंग एटलीस्ट आपकी 3 या 4 फ्रैक्शन में होनी चाहिए, जिसमें एक फ्रैक्शन में एक पीरियड में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, दूसरे पीरियड में आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो चरक सूत्र स्थान खोल लेते हैं, तो फिर बस चरक सूत्र स्थान कंप्लीट कर दो, उसके बाद दूसरी बुक उठाओ, फिर एक दूसरी बुक खोलेंगे, फिर उसको कंप्लीट कर दिया, फिर तीसरी बुक उठाओ। ये एक बहुत गलत तरीका है एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट उसी सब्जेक्ट पे हो रहा है और आपके सब्जेक्ट को कुछ रिन्यूअल मटेरियल जो है वो नहीं मिल पा रहा। आपका एक सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा। तो जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पहला सब्जेक्ट आपके दिमाग से हट जाएगा, तीसरे सब्जेक्ट पे आएंगे तो उससे पहला सब्जेक्ट आपके दिमाग से हट जाएगा। और आपको वही लर्निंग का प्रोसेस करने के लिए आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके रिवीजन बहुत हार्ड हो जाएंगे, रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाएंगे और वो चीजें आप दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब्जेक्ट वाइज सीटिंग को लगाएं कि इस सीटिंग में ये सब्जेक्ट मुझे क्लियर करना है, इस सीटिंग में ये सब्जेक्ट क्लियर करना है और इस सीटिंग में ये सब्जेक्ट क्लियर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप सिटिंग लगा रहे हैं, तो सिटिंग के साथ में आपके नोट्स बनते रहने चाहिए, जिनको आपको, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि नॉर्मली हम जब ऑफलाइन कोचिंग जब यूज करते हैं या ऑफलाइन स्टडी का पैटर्न जब हम यूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि टीचर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है और हम उस इंपॉर्टेंट को लिखते रहते हैं और फिर जब याद करने वाला टाइम आता है, उस टाइम हम उसको याद कर लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत पैटर्न है जिसके ऊपर आप अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। अगर आप उन लकी 200 में से एक हैं कि जो जिसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये पैटर्न जो है वो आपका ज्यादा टिकाऊ नहीं होता माइंड के लिए और इसमें माइंड पे बर्डन भी बहुत ज्यादा होती है। तो बजाय इसके आपको पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरे चैप्टर को पढ़ करके खुद के नोट्स बनाने हैं और फिर आपको जो एग्जाम, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 99% स्टूडेंट जो किसी ना किसी रूप में कोचिंग का पार्ट होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग का पार्ट है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग का पार्ट है। फिर आपको उस सब्जेक्ट में से जो इंपॉर्टेंट अगर टीचर ने कोई बताया है, तो कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपने नोट्स में नहीं लिखी और टीचर ने उसको इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, उसको आप ऐड करिए उस नोट्स के अंदर।
फिर वो जो आपका नोट्स बना है वो आपका एक परफेक्ट नोट है। सपोज करिए मैं चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय बता रहा हूं, चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घ जीवंती अध्याय आपने लिख लिया, आपने उसको पढ़ लिया, अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट आपने नोट्स बना लिए। फिर दूसरे दिन आप क्लास में गए और टीचर ने आपको जो पढ़ाया उसमें उन्होंने क्या एक्स्ट्रा चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं जो आपने अपने नोट्स में नहीं डाली हैं, वो आप अपने नोट्स में और डालिए, तो वो एक जो कंप्लीट चैप्टर है उस कंप्लीट चैप्टर के आपके नोट्स बन गए। तो आपने पूरे दिन में ये काम किया, एक सीटिंग में आपने चरक का पढ़ा, एक सीटिंग में आपने किसी और का पढ़ा, दो तीन के मिक्स करके जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े आपने उनके नोट्स बनाए, और फिर वो जो टाइम है आपका याद करने वाला, उस टाइम में आपको उस सब्जेक्ट को याद करना है। और याद क्या करना है, जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स को याद करना है। तो पहला हमारा जो सीटिंग का पोर्शन है, वो सीटिंग का पोर्शन ये है कि जितनी सीटिंग्स में, जितने फ्रैक्शन में, एटलीस्ट 3 to 4 फ्रैक्शन आपके होने चाहिए पूरे दिन के अंदर, जिनके बीच में आपको अपने आप को रिफ्रेश करने का टाइम देना चाहिए। क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी है एक साथ काम करने की, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, कई स्टूडेंट है धक्के से पढ़ते रहते हैं, धक्के से पढ़ते रहते हैं, और 2 घंटे बाद उनको पूछो कि उस पीरियड में उन्होंने पढ़ा क्या, तो पता नहीं क्या पढ़ा। तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, वो सिटिंग आपके कोई काम की नहीं, क्योंकि आपका माइंड थक जाता है। तो माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, चाहे आप बीच में आधे घंटे का ही गैप दें, लेकिन आपका वो सिटिंग का फ्रैक्शन आना जरूरी होता है। चलिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिटिंग के बाद में, वो आता है संहिता। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार संहिता कितनी महत्वपूर्ण होती है, संहिता को हम कितना पढ़ना चाहिए। और जो लोग 8-9 महीने प्रिपरेशन को देते हैं, 10 महीने प्रिपरेशन को देते हैं, उनको तो ये होता है कि अगर उन्होंने संहिताएं कंप्लीट कर ली तो ये समझ लीजिए उन्होंने मेहरान फोर्ट पे कब्जा कर लिया। बेसिक चीज क्या होती है, बेसिक चीज ये होता है संहिताएं हमारे पूरे आयुर्वेद का मूल हैं, इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संहिताओं से अलग है। सारी चीजें, जितना भी आयुर्वेद का आज अस्तित्व है वो सारा संहिताओं के ऊपर ही टिका हुआ, उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट बहुत कम है। तो मैक्सिमम जो पोर्शन आता है वो संहिताओं से ही आता है, ये चीज इसमें कोई डाउट नहीं होता। लेकिन इश्यू कहां आता है, इश्यू आता है कि जैसे एक एग्जाम हुई और एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन चरक में आ गए, तो अगली बार बच्चे टूट पड़ेंगे, चलो जी चरक में से क्वेश्चन पेपर पढ़ता है। एग्जाम देने गए, पता चला पेपर सुश्रुत में से आ गया, फिर वो सुश्रुत पे टूट पड़ेंगे, चलो जी पेपर सुश्रुत में से आता है, तीसरी बार अष्टांग हृदय में से आ गया, चौथी बार अष्टांग संग्रह में से आ गया, पांचवी बार काश्यप में सारंगधर में से आ गया। तो हम पूरी संहिताओं को, अगर आपको पहली चीज ये देखनी कि आपके पास टाइम कितना है, आपके अगर पास अगर 8-9 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपने यूजी लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा है, बहुत ज्यादा पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टडी नहीं करी है, तो आप ये समझ लें कि आप संहिताओं को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। और आप संहिताओं को पूरा कर सकते हैं, आप चैप्टर आगे चले जाएंगे, आप पूरी संहिता को एक बार में सल्टा देंगे, उसमें से आप इंपॉर्टेंट अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 30 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 40 क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे, ज्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब हम संहिताएं पढ़ते हैं तो संहिताओं के अंदर हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये लेके ये राजयक्ष्मा हम पढ़ रहे हैं या श्वास पढ़ रहे हैं, तो आचार्य चरक ने कितने प्रकार का माना है, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार का माना है, आचार्य काश्यप का या आचार्य वाग्भट का या किसी और आचार्य का अगर कोई रेफरेंस होता है तो वो रेफरेंस भी हमें उसके साथ याद करना पड़ता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। इसलिए संहिताओं के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, लेकिन संहिताएं ही सब कुछ होती हैं, इस कंसेप्ट को आपको भूल जाना है, क्योंकि आप 8-9 महीने की ड्यूरेशन में सारी संहिताओं को उस स्तर पर नहीं पढ़ सकते जो आपको पीजी के लेवल पे पढ़नी जरूरी होती हैं, या पीजी के लेवल पे जिनको आपको लगता है कि ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो फिर क्या करें, तो आप एक फ्रैक्शन जो है अपने एग्जाम का, अपने शेड्यूल का एक फ्रैक्शन आप सिर्फ संहिताओं को दें। यानी कि अगर आप दिन में सपोज करिए 3 सीटिंग लगा रहे हैं, मैं 3 सीटिंग के हिसाब से मान के चलता हूं कि दिन में आपने 4-4 घंटे की 3 सीटिंग लगाई या 3-3 घंटे की 4 सीटिंग लगाई, एटलीस्ट 12-13 आवर्स तो आपका स्टडी होना चाहिए अगर आप सिर्फ 9-10 महीने स्टडी कर रहे हैं तो। क्योंकि आप अगर स्टडी का ड्यूरेशन कम कर देंगे तो फिर आप वो चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने 3 घंटे, एक 3 घंटे का या 4 घंटे का आपका एक फ्रैक्शन है, उसमें एक एक पार्ट में आप संहिताओं को स्टडी करिए। लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन आप संहिता को लेकर के बैठे हैं, सुबह आपने संहिता शुरू करी और दूसरे दिन शाम को भी संहिता, फिर अगले दिन उठते ही फिर संहिता खोल ली, फिर उसके बाद फिर आपने चरक पढ़ ली,
फिर चरक कंप्लीट हुई, फिर आपने फिर चरक पढ़ ली। आपको ये भी नहीं करना है, और आपको ये भी नहीं करना है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि एक टाइम पे वो चरक खोल लेते हैं, दूसरे टाइम पे वो सुश्रुत खोल लेते हैं, तीसरे टाइम पे वो अष्टांग खोल लेते हैं। आपको ऐसे भी नहीं करना है। एक संहिता को लीजिए, और एक संहिता को लीजिए, एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपको उस संहिता को पढ़ना है। बाकी जो फ्रैक्शन है, तो हमारे कितने फ्रैक्शन कंप्लीट हुए? 2 फ्रैक्शन कंप्लीट हो गए। यानी एक में आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, चीजों को रटना है जो इंपॉर्टेंट है। एक फ्रैक्शन में आपको संहिताओं की स्टडी करनी है। दूसरा जो आपको फ्रैक्शन बनाना है वो इंपॉर्टेंट आता है सिलेबस बुक्स के रिगार्डिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग ये कहते हैं सिलेबस बुक कोई जरूरी थोड़ी ना है। सिलेबस बुक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। क्योंकि हम एग्जाम में सिलेबस बुक को अवॉइड करते हैं, एग्जाम में सिलेबस बुक के ऊपर हम इतना कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन किस लिए जरूरी है ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। सपोज करिए सिलेबस बुक के अंदर जो कंटेंट है और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स आए कहां से? संहिताओं में से आए हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब हम संहिताएं पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक आचार्य को पढ़ रहे होते हैं। चरक पढ़ रहे हैं तो हम चरक को पढ़ रहे हैं, कोई छोटा मोटा रेफरेंस अगर उसमें आचार्य सुश्रुत का आ गया, आचार्य वाग्भट का आ गया, तो वो भी हमने देख लिया। लेकिन हम जब सब्जेक्ट बुक को पढ़ते हैं और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। सपोज करिए आप काय चिकित्सा में रक्तपित्त पढ़ रहे हैं। अब उस रक्तपित्त के रिगार्डिंग जितने भी आचार्यों ने, इवन भोज वगैरह के और के जो भी इंपॉर्टेंट उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन होता है, वो सारा कलेक्शन आपको सब्जेक्ट बुक में मिल जाता है। सब्जेक्ट बुक में आपको रेफरेंसेज और कोरिलेटिव स्टडी जो है, आपस में कंपैरेटिव स्टडी जो है, वो आपको देखने में मिलती है कि किस आचार्य ने कितना माना है। वो एक तरीके का आप ये मानिए कि आपको बना बनाया नोट्स मिल गया। तो चाहे आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो निदान से संबंधित आपका कंपैरिजन आपको मिल जाता है। आप काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपका कंपैरिजन मिल जाता है। आप इवन पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को भी आप पढ़ते हैं तो भी आपको पता है इसने प्रमाण इतने माने हैं, इसने प्रमाण इतने माने हैं, इसने प्रमाण इतने माने हैं, इसने इतने माने हैं। आप चरक में जब परीक्षाएं पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रमाणों का रेफरेंसेस नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पदार्थ विज्ञान के अंदर प्रमाण पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप अकेली चरक पढ़ रहे हैं, या अकेली सुश्रुत पढ़ रहे हैं, या अकेला वाग्भट पढ़ रहे हैं, या काश्यप पढ़ रहे हैं, तो आपको वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा इसका एक पॉइंट और है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडर्न एस्पेक्ट में भी एग्जाम में पढ़ते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप ये समझिए कि 99% मॉडर्न के क्वेश्चन एग्जाम में वहां आते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट होते हैं। कहीं ना कहीं वो अनाटॉमी में होते हैं, या वो फिजियोलॉजी में होते हैं, या वो पैथोलॉजी में होते हैं, या वो पीडिया में होते हैं, या वो गायनी में होते हैं, या वो सर्जरी में होते हैं, या वो ईएनटी में होते हैं। किसी ना किसी रूप में वो सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं जो मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उसके साथ मॉडर्न का एस्पेक्ट भी पढ़ रहे हैं, आप अगर मॉडर्न का एस्पेक्ट भी आप साथ के साथ देख रहे हैं, तो आप उसके मॉडर्न के पोर्शन को भी कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट बुक को, सिलेबस बुक को आप ये समझिए कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिसको हम नॉर्मली 90% स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो सिलेबस बुक को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो पीजी की तैयारी का मतलब ही चरक पढ़ना और सुश्रुत पढ़ना या अष्टांग पढ़ना, और बहुत कोई ज्यादा फन्ने का तैयारी करेगा तो वो काश्यप सारंगधर भी देख लेगा। लेकिन आप अकेली चरक के बेसिक इतने हैं कि उनको अगर आप पूरी जिंदगी भी पढ़ते रहेंगे तो आप 8-9 महीने में क्या कंप्लीट करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाना है। इंपॉर्टेंट तो आपके लिए बहुत दूर की बात हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाना है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से शेप दीजिए कि आप फाइनल करते करते आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना पड़े। लेकिन नॉर्मली अभी तक ऐसा पैटर्न नहीं आया है। अभी तक स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो बाद में तैयारी करते हैं। तो एक फ्रैक्शन जो है आपको सिलेबस बुक का भी देना चाहिए, और इसके हिसाब से भी आपको नोट्स बनाने चाहिए। इसके अलावा आपका रसशास्त्र है, इसके अलावा आपका द्रव्य गुण है, इसके अलावा आपकी भेषज कल्पना है। बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो संहिताओं के अंदर हमें उस रूप में नहीं मिलते हैं जिस रूप में हम इनको यहाँ पे ग्रहण कर पाते हैं। आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपने अगर पैथोलॉजी पढ़ ली, आपने अगर पैथोलॉजी पढ़ ली, बीएमएस का सब्जेक्ट का पैथोलॉजी पढ़ लिया, रोग विकृति आपने पढ़ ली, तो आपको माधव निदान अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मोस्टली अगर बाधक निदान में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन उनमें से आएगा जो आपके सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे और सब्जेक्ट से आपके कोरिलेट रहे। तो वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली, जब रोग विकृति की बुक निकली है तो उसने ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ग्रैब कर ली है उसकी ऑलरेडी। आपको दोबारा उसमें छलनी चलाने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट सिलेबस बुक्स जो होती हैं या सब्जेक्ट बुक जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक फ्रैक्शन आपको हमेशा रखना चाहिए सब्जेक्ट बुक। हमारे 3 फ्रैक्शन हुए। एक हमने कहा लर्निंग के लिए हमें रखना है, एक हमें संहिताओं के लिए रखना है और एक हमें सिलेबस बुक के लिए भी एक फ्रेगमेंट जो है, एक सेक्शन जो है हमारी तैयारी का या दिन का, वो हमें सिलेबस बुक के लिए भी रखना बहुत जरूरी है। सिलेबस बुक के अलावा एक अगली चीज आती है, वो आता है इंपॉर्टेंट रिवीजन। रिवीजन क्या है? रिवीजन के लिए नॉर्मल जो बेसिक चीज होती है कि होता क्या है कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के अंदर रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं और पता चला पीछे से हम भूलते जा रहे हैं। तो शुरू के 15-20 दिन तो हम चीजों को जो पढ़ रहे हैं वो हमारे ग्रैब हो रही है, लेकिन दिक्कत आती है जब हमें स्टडी करते हुए 15-20 दिन, महीना हो जाता है, तब पता चलता है कि हम आगे की चीजों को तो याद करते जा रहे हैं और पीछे वाली चीजें हमारे दिमाग से गायब होती जा रही है। इसलिए हमेशा वीक में एक दिन एटलीस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें उस पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है और एक एक चीज को आपको रिवाइज करना है बिना नोट्स के। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ग्रुप डिस्कशन, कि आपने पूरे वीक के अंदर अगर याद किया है, रिवाइज किया है, तो उसमें आप एक ग्रुप में बैठ गए, कोई अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई तीसरा अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई चौथा अपने किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम अपने आप के रिवीजन के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं बहुत बार। इसलिए हमेशा रिवीजन का मौका दीजिए अपने आप को। वीक में एक दिन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि जहां आप रिवीजन करें। और अगर आप पर डे रिवीजन का आधा घंटा भी अगर लेकर के चलते हैं तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। यानी कि पूरे दिन में आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा याद किया, नेक्स्ट डे जब आप जा रहे हैं तो आपने पहले दिन में जो पढ़ा है उसको बिना नोट्स को देखे आपको अपने आप में रिवाइज करना है या उन चीजों को लिखना है कि मैंने कल क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा था। और उसके बाद में अपने नोट्स से मिलान कराना है कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट था जो मैंने कल याद किया था और अब अभी मैं लिखना भूल गया। तो अगर आप आधा घंटा भी पर डे रिवीजन को देते हैं और वीक में एक दिन आप ओवरऑल रिवीजन को देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो आपका 6 दिन का ही मटेरियल होगा, अगले वीक जब आप जाएंगे तो आपके पास 14 दिन का मटेरियल होगा, उसके अगले दिन जाएंगे तो फिर 21 दिन का मटेरियल होगा, तो आपका रिवीजन का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए रिवीजन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वीक के अंदर, सिर्फ उसी वीक के अंदर आपको रिवीजन करनी है, उसी वीक के। रिवीजन का मतलब यह है कि आपने अब तक जो क्लियर किया है उस पूरे को आपको रिवाइज करना है, सिर्फ इस वीक का नहीं, आज से पहले जो हो चुका उसका रिवीजन आज होना है, चाहे वो आप बिल्कुल फास्ट कर दें। तो शुरू में आपको रिवीजन के लिए आधा घंटा भी सफिशियंट होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको रिवीजन का जो टाइम है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आधे घंटे से आप पौन घंटे पे जाएंगे, 1 घंटे पे जाएंगे, 2 घंटे पे जाएंगे, 3 घंटे पे जाएंगे और पता चलेगा कि एग्जाम आते आते तो आप कर ही सिर्फ रिवीजन का ही काम रहे हो। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको धीरे से नीचे से शुरू करके आपको ऊपर की तरफ जाना है, इसका टाइम आपको बढ़ाते हुए जाना है एग्जाम तक। और जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना इंपॉर्टेंट रहता है। एक और चीज है जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो करती है प्रैक्टिस टेस्ट। यानी कि रिवीजन के साथ साथ में आपको एक पूरे वीक में एटलीस्ट एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने प्रैक्टिस को, जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए बेटर ये रहता है कि वीक में आपको एक दिन डिसाइड करना है, जिस दिन अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आपकी कोचिंग उस दिन अगर ऑफ है तो वो दिन आप सिंपली रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रखिए। शुरू में वो दिन आपको बड़ा लगेगा क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत कम होगा, लेकिन धीरे 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 जैसे आपके पास कंटेंट ज्यादा होता जाएगा, पूरा दिन आपका रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट में निकल जाएगा। जितने प्रैक्टिस टेस्ट आप कर पाते हैं, जितने टेस्ट करते हैं, अगर आप 9 महीने के अंदर मोटा मोटी हम मान के चलें कि 9 महीने हम प्रिपरेशन करते हैं, तो 9 महीने का मतलब क्या हुआ, लगभग 40 वीक मुश्किल से होते हैं पूरे महीने के अंदर जिसमें वीक डे आता है। यानी कि आप अगर पर वीक एक टेस्ट अपने आप को देते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 टेस्ट कर पाएंगे।
अगर वीकली लेवल पे करते हैं। और रिवीजन की बात करें तो 40 बार ही आप रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस टेस्ट पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, और करते भी हैं तो वो क्या करते हैं, 6 दिन पढ़ा फिर उसका प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया। आज मैं चरक सूत्रस्थान 1 से लेकर 10 तक का टेस्ट है, आज मेरा चरक सूत्रस्थान 11 से लेकर के 20 तक का टेस्ट है, आज मेरा सूत्रस्थान 21 से लेकर के 30 तक का टेस्ट है। आपको ऐसे नहीं करना है। आप जब टेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, तो पहले के कंटेंट को कभी छोड़ के आपको आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि पहले वीक आप चरक 1 से लेके 10 तक का टेस्ट दे रहे हैं, दूसरे वीक आप चरक 1 से लेके 20 तक का टेस्ट दे रहे हैं, और तीसरे वीक आप 1 से 30 तक का दे रहे हैं। जो कंटेंट पीछे आपने कंप्लीट कर दिया, उसको आपको अपने रिवीजन से और अपने प्रैक्टिस टेस्ट से आपको हटाना नहीं है। तो ये बेसिक चीज है कि प्रैक्टिस टेस्ट हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए रिवीजन महत्वपूर्ण है। फाइनल टच मेरी तरफ से ये रहा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा का पूरा आपका जो स्टडी का कंसंट्रेशन है वो फ्रेगमेंट्स में होना चाहिए। एक ही चीज के पीछे आपको हाथ धो के नहीं पढ़ना है। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि एक ही एक चीज के ऊपर मुझे कंसंट्रेट नहीं करना है। खाने को थोड़ा जैसे स्पाइसी बनाते हैं हम, कुछ थोड़ा आलू सब्जी रखते हैं, कुछ थोड़ा मिठाई रखते हैं, कुछ थोड़ा दूध दही छाछ रखते हैं, कुछ थोड़ा साथ में रोटी रखते हैं, चावल रखते हैं। इसी तरीके से आपका पूरा जो डिश है प्रिपरेशन का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट टेस्ट जो है वो माइंड उनको बहुत जल्दी ग्रैब करता है, और कंपैरेटिवली वो इजी होते हैं। कंपैरेटिवली जब आप एक ही एक टेस्ट में उसको डाल देते हैं तो दिमाग फिर उससे बोर होने लग जाता है। और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए एक इंफॉर्मेशन जो इसके साथ हमें देनी है कि यहाँ मेड साइंस भी आपके लिए 2022 के प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट कर रही है, जो 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एटलीस्ट 3 आवर्स आपकी पर डे लाइव क्लासेस होंगी, वीक में 6 डेज। आपको वीकली टेस्ट भी हम उसमें देंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और बेसिक चीज हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवानी है, और वो ये करवानी है कि अगर स्टूडेंट बाय द वे क्लास में मिस हो जाता है, वो क्लास को कभी ले नहीं पाता है, तो वो उस रिकॉर्डेड क्लास को बाद में 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार भी देखना चाहे तो देख सकता है। इवन अगर आपने क्लास अटेंड भी कर ली है, लेकिन आप अगर कई बार ऐसा होता है जहां हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, जहां हम आंखें दुखने लग जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंपली ईयरफोन लगाइए, अपना वीडियो क्लास का चालू करिए और अपने आप उस क्लास को रिवीजन करते रहिए। तो आप ये रिवीजन का एक बहुत बढ़िया तरीका है, जिसमें बिना कोई माइंड के ऊपर, बिना आंखों को और बिना अपने आप के शरीर को कष्ट दिए आप बहुत बेटर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। और इसमें हमने, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस इंटरेक्टिव बोर्ड पे होती हैं, हमारी सारी क्लासेस डिजिटल होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितना बेटर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें, जो आप आसानी से ग्रैब कर सकें उन चीजों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम वीडियो के थ्रू आपके पास लेकर के आते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो है एक एक स्टूडेंट का, वो हम प्रोवाइड करते हैं कि आप किस, क्योंकि वीकली हमारा टेस्ट होता है, कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के अंदर वीक है, उस वीकनेस को दूर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, अपनी स्टडी को उसको शेप कैसी देनी चाहिए, ये सारी चीजें भी साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके वीडियोस हैं, जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट लगते हैं, सेकंड ईयर में लगते हैं, थर्ड ईयर में लगते हैं, फोर्थ ईयर में लगते हैं, आपको हम सारा का सारा असेस भी उसके अंदर देने वाले हैं, ताकि आप अगर जब भी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, आप पदार्थ विज्ञान पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पे जाकर के उसका टॉपिक खोल के उसको स्टडी कर सकते हैं। आप द्रव्य गुण पढ़ना चाह रहे हैं या रसशास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। आप अगर सपोज करिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, जब हम क्लास लेते हैं, नॉर्मली हमें 8 महीना 9 महीने का टाइम होता है। इस 8-9 महीने के टाइम में 5-6 महीने टाइम ही एक्चुअल आप स्टडी कर पाते हैं। बाकी टाइम आपका या तो टेस्ट में निकलता है, या किसी छुट्टी के दिन में निकलता है, या लास्ट में जाकर के रिवीजन में निकलता है। तो आप ये सोचिए कि 5-6 महीने के अंदर आप सारी संहिताओं को क्लास में अटेंड नहीं कर सकते। सारी संहिताओं को उस रूप में क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हमने एक पैटर्न और अडॉप्ट किया है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और वो पैटर्न आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में। वो क्या है कि सपोज करिए हम जब लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास में मैंने आपको चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय पढ़ा दिया।
तो मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो उस वे में बता दिया जिस वे में इंपॉर्टेंट को बताते हैं। लेकिन हम आपको फर्स्ट ईयर का वो लाइव क्लास वो वीडियो भी देंगे जो एक्चुअल में हमने सेकंड ईयर में चरक पूर्वार्ध में स्टूडेंट्स को बताया है। यानी पूरा डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो डिटेल्ड वीडियो भी आपको उसके साथ अवेलेबल होगा, प्लस जो आप लाइव क्लास में जो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं वो इंपॉर्टेंट भी आपको अवेलेबल होगा। तो लाइव क्लास क्योंकि बहुत उसमें हमें स्पीड भी थोड़ी सी रखनी पड़ती है, लाइव क्लास के अंदर स्पीड इसलिए रखनी पड़ती है कि बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करवाना होता है। तो आप वो क्लास अटेंड करें जो हमने सिलेबस सब्जेक्ट की क्लास लाइव क्लास ली है, लाइव क्लास आप अटेंड करें। जो सब्जेक्ट जो चैप्टर हमने लाइव क्लास में जिस जिस सब्जेक्ट के कराए हैं उन सब्जेक्ट के आप प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी आप साथ में देखें, ताकि उसमें से भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो निकल के आता है और आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2021 की एग्जाम से पहले भी कहा था कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। और आपने जब पेपर आया तो ये चीज प्रूव भी हुई कि जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट ने कंसेप्चुअल वे में तैयारी करी थी उन स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिला है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। और अगर आप मैथ साइंस के साथ जुड़ते हैं तो हम ये गाइडेंस प्रॉपर आपको कंटिन्यूटी के साथ देते भी रहेंगे। आपका कोई सजेशन भी अगर इसके रिगार्डिंग है तो निश्चित रूप से हमें दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।